वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज एक महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए एसआई री एग्जाम 2026। आज अपने करंट अफेयर्स के अंदर चर्चा करेंगे। जो मुख्य अर्थव्यवस्था का टॉपिक है आपके लिए बजट निर्माण, और इसके साथ में हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति यानी कि इसकी अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र क्या है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एसआई के अंदर जो भारत इंडियन जो इकोनॉमिक है उसका एक टॉपिक आपके लिए दिया हुआ है। तो हम इसको क्या है, जितने भी जो अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक है ना, उनको हम क्या है 2 से 3 क्लासों के अंदर कवर करेंगे। क्योंकि अगर हमने एक साथ पढ़ लिया तो सारा कचरा हो जाएगा इसमें। लेकिन हम अपने टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, 2-2 टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज अपने इस क्लास के अंदर बजट निर्माण और मुद्रास्फीति की चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले एग्जाम के अंदर किस प्रकार प्रश्न आए और आगे आने की पूरी क्या संभावना रहेगी, उनकी चर्चा करेंगे। तो मुख्य मुख्य जो पूरा फैक्ट भी आपको मिलेगा और यहाँ से प्रश्न तो पक्के फिक्स है ही, भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। क्योंकि बजट निर्माण, बजट की घोषणा हुई थी और उसके बाद में ये जो मुद्रास्फीति है इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको मुद्रास्फीति के बारे में बता देता हूँ। इसका मतलब होता है भी जब हम कोई बाजार में जाते हैं और वस्तुएं और जितनी जो सेवाएं हैं उनके अंदर अगर लगातार कीमतें बढ़ रही है, तो उसी पैसे से मतलब पहले की तुलना में यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर कम सामान अगर खरीदा जाए उतने ही पैसों के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति बोलेंगे। ठीक है, बाकी जब अपने क्वेश्चन करेंगे आगे तब मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर टॉपिक वाइज इस प्रकार की चीजें है ना, सबसे पहले आपको अर्थ उसका पता होना चाहिए। जैसे कोई जीएसटी वगैरह है, इसके अलावा बजट निर्माण है, मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था, इसमें कई सारे राजकोषीय घाटा, ब्याज अनुदान, प्राथमिक घाटा, इस प्रकार के। ठीक है ना, ये इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए भी होती क्या है ये। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और गुरु पूर्णिमा पर अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में 50% ऑफ चल रहा है, जिसके अंदर अपनी जो एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है इसके अंदर भी आज 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करें स्टार्ट आज की क्लास बिना वक्त जाया किए। एसआई एग्जाम बजट निर्माण के बारे में पढ़ेंगे और मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, शून्य प्राथमिक घाटा दर्शाता है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। अब ये अब की बार क्वेश्चन आया है, मैं आपको करवा रहा हूं, इस प्रकार का प्रश्न आएगा एसआई के अंदर। शून्य प्राथमिक घाटा दर्शाता है सरकार के वर्तमान राजस्व और उसके ब्याज और गैर ब्याज व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उधारी केवल पूर्ववर्ती ऋण के ब्याज भुगतान हेतु की जाती है। सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसके अंदर बिल्कुल 2 नंबर ही, वो बिल्कुल 2 नंबर है, वो इसका सही राइट आंसर होगा। क्योंकि पहला तो इसका गलत है, 2 नंबर इसका सही है। क्योंकि उधारी केवल क्या है, पूर्ववर्ती जो ऋण है ना उसके ब्याज भुगतान हेतु दी जाती है। पहला क्या कह रहा है, सरकार के वर्तमान राजस्व उसके ब्याज और गैर ब्याज व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तो ये यहाँ पे गलत है। अब क्यों गलत है वो देखो आगे डिटेल। देखो आपके सामने व्याख्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक घाटा, जिसमें क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस जो है ब्याज भुगतान। ठीक है, प्राथमिक घाटा शून्य है, तो इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान दोनों बराबर हैं। अगर प्राथमिक घाटा अगर शून्य है तो इसका अर्थ ये हो गया भी राजकोषीय घाटा है और ब्याज भुगतान है वो दोनों बराबर हैं, इसलिए शून्य है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी को दर्शाता है, इसलिए शून्य प्राथमिक घाटे का मतलब है कि सरकार जो भी नया कर्ज उधारी ले रही है वह केवल और केवल पुराने कर्जों के ब्याज का भुगतान करने के लिए ले रही है, न कि नए खर्चों के लिए। ये चीजें समझ में आ रही है क्या? अब इनको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, बेसिक चीजें लेकर पढ़ोगे तो आपकी चीजें आएगी। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब ये आपको मैं कथन बता रहा हूं ना, यहां से प्रश्न बनेगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पेपरलेस बजट था? तो ये था यूनियन बजट। कौन सा? 21-22 का। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बजट 21-22 का। ये भी पॉइंट याद रखना, क्योंकि आपको पता है 1 फरवरी 2021 तारीख याद होगी आपको। 1 फरवरी 2021 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पहला पूर्णतः डिजिटल यानी कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया, जो यूनियन बजट कहलाता है। ये आपको मैंने करंट की क्लास में करवाया था। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को। अब तारीख आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर।
निम्नलिखित अभिकथन ए व कारण पर विचार करना है आपको। अभिकथन ए क्या कह रहा है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। अब मैंने कह दिया ना कि राजकोषीय घाटा है, कोई बजट घाटा है, ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें पूछा है ए आर दोनों से या आर ए की सही व्याख्या है। देखो, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य का अंतर होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। कहाँ होता है अंतर? राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है, ये राइट आंसर है। यानी कि ए गलत है और इसका आर सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर है सही है। देखो डिटेल। एक राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय यानी कि कुल करों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। अब ये पॉइंट पढ़ लेना भी, एक राजकोषीय जो घाटा होता है वह सरकार की जो टोटल आय होती है ना और उसका जो टोटल व्यय होता है उसके बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल व्यय यानी कि पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों को मिला के सरकार की टोटल आय इसमें होती है राजस्व आय में राजस्व प्राप्तियां और ऋण की वसूली प्लस ऋण अन्य प्राप्तियां। तो ये आपने पढ़ा है। अब राजस्थान की इकोनॉमिक पढ़ा है, वहां पे आपने पढ़ा है इसी तरीके से। यानी कि सरकार की टोटल आय होगी और सरकार का टोटल व्यय हो गया कि कितना खर्च हुआ है। अब हम दोनों को मिला के टोटल जो बीच का अंतर आएगा वो होता है राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा? सरकार का कुल व्यय, जिसमें क्या होगा? कुल व्यय में क्या आएगा? पूंजीगत भी आएगा और राजस्व व्यय भी आएगा। इसके साथ में आएगा सरकार की कुल आय यानी कि राजस्व प्राप्तियां और ऋण की वसूली और अन्य प्राप्तियां जितनी भी हुई है उन सभी को मिलाकर कितना घाटा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये चीजें पढ़ लेना। प्रश्न यहाँ से दोबारा यहीं के घूम फिर के आपके लिए एग्जाम में बनेगा। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है। अब ये देखो, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं एग्जाम के अंदर, आप देख सकते हो। अब ये डिप्टी कमांडर 2024 के अंदर ये प्रश्न है। अब ये एसआई के अंदर दोबारा रिपीट होगा, देख लेना। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है। अब देखो किसके अंदर ये बराबर होता है, तो इसका देखो राजस्व घाटा क्या है? एक नंबर होगा राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। क्या ये होगा इसका उत्तर है बी, राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। ये प्रभावी राजस्व घाटा बराबर है होता है। बढ़िया तरीके से जिसने इकोनॉमिक पढ़ी है उसको तो ये अच्छे लगेंगे, जिसने पहली बार पढ़ा है तो उसके तो सब आपको पता है, ऊपर से ही जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा की गणना राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए सहायता अनुदान को घटाकर की जाती है। अब दोबारा पढ़ो इस लाइन को। जो प्रभावी राजस्व घाटा है ना उसकी गणना राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जो सहायता अनुदान है उसको घटाकर की जाएगी। अवधारणा 2010-11 के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी ताकि राज्यों को दी जाने वाली पूंजीगत अनुदानों को राजस्व घाटे से अलग किया जा सके। ये पूछा जाएगा भी कौन से बजट में इसकी पेश की गई? 2011-10-11 में। सूत्र क्या है इसका? प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता। ये देखो प्रश्न दोबारा आएगा अब ये एसआई के अंदर। निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती है? गजब का प्रश्न है ना। किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना उसमें कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती है? क्या उत्तर होगा इसका? बताओ सभी साथी। यानी कि इसका उत्तर होगा समेकित निधि। 4 नंबर उत्तर होगा इसका समेकित निधि। ठीक है, याद रखना। तो संविधान का अनुच्छेद 268 के तहत गठित भारत की संचित निधि सबसे महत्वपूर्ण सरकारी खातों में से एक है। प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों और राजस्व के अन्य स्रोतों यानी कि अपवादात्मक मदों को छोड़कर के माध्यम से उत्पन्न सभी आय भारत की संचित का है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। अनुच्छेद 268 के तहत भारत की जो संचित निधि है सबसे महत्वपूर्ण है इसमें संसद के। ठीक है, याद रखना। जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसको क्या कहा जाता? प्रश्न है। अब मैं आज के लिए 2 ही टॉपिक करवाऊंगा, बजट निर्माण से संबंधित और मुद्रास्फीति। ठीक है, उसके बाद में आगे जो जीएसटी कर वगैरह है ना में वो अलग से आपको मैं करवाऊंगा। जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलित बजट है। यानी कि क्या बोलेंगे? संतुलित बजट आया है।
कि सरकार जब है संग्रहित जितना भी जो राजस्व है उसके अगर बराबर राशि व्यय कर देती है तो अपने कह देते हैं ना भी संतुलित बजट पेश किया गया है। ठीक है, का याद रखना उत्तर होगा इसका 1 नंबर होगा। इतना याद रखना आपको, संतुलित बजट यानी कि सरकार के खर्च और राजस्व बराबर होते हैं, न तो घाटा होता है और न ही अधिशेष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? ये बार बार प्रश्न आता है। अभी पता नहीं कौन सा कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पूछा था ये प्रश्न, कौन सा कर है वो भारत सरकार के सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? तो कौन सा कर है? वो है निगमित यानी कि कॉरपोरेट कर, यानी कि निगमित कर या कॉरपोरेट कर। ये क्या है? सबसे ज्यादा भारत में सबसे अधिक राजस्व निगमित कर से आता है, जो कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। जो कंपनियां हैं जितनी भी बड़ी बड़ी, उन कंपनियों पर ये कर है लगता है। निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट से शामिल किया गया था? अब ये भी गजब का प्रश्न है। ये आया था सीएटी के अंदर, सीएटी 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था ना उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि कौन से बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट से उसको शामिल किया गया? तो उत्तर होगा 2017-18। क्या होगा? 2017-18 के अंदर। ठीक है, इतना याद रखना बस। भारत में पहली बार बजट प्रणाली कब लागू की गई थी? अब ये बजट के प्रश्न है तो याद रखने आपको। तो सबसे पहले बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1860 के अंदर। ये सबसे पहले आपको पता है बजट प्रणाली का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। देखो ये देखो, बजट प्रणाली का प्रारंभ स्वरूप ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित हुआ। 1860 के अंदर पहली बार भारत में बजट पेश करने की परंपरा स्थापित की गई। इससे पहले वित्तीय मामलों का प्रबंधन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता था। सबसे पहले इसमें जो वित्तीय मामले हैं प्रबंधन ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो स्वतंत्र रूप से करते थे। इसके अंदर एक डैश डैश तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है तो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। क्या गजब का प्रश्न है ना, ये याद रखना। क्या होगा भी जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है तो उधार के पैसों को छोड़कर उत्पन्न क्या होगा? राजकोषीय घाटा। क्या होगा? अब देखो, अगर उसे व्यय से अधिक हो गया तो भी है, और उधार के पैसों को छोड़कर उत्पन्न हो गया तो भी क्या होगा? राजकोषीय होगा। देखो अब डिटेल, सरकार के टोटल राजस्व प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति से अधिक सरकार द्वारा किए गए व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितनी उधारी की जरूरत होगी और कुल राजस्व का हिसाब किताब लगाने में ही है। समझ में आ रही है? राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण है। जो राजकोषीय घाटा होता है ना वो आमतौर पे लगभग जितनी भी राजस्व है उसमें अगर या तो कमी आएगी या पूंजीगत व्यय में अधिक वृद्धि होगी, उसी के कारण होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, ये याद रखना अच्छे तरीके। अब आ गया आपके सामने मुद्रास्फीति। अब ये मुद्रास्फीति क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पहले मुद्रास्फीति के बारे में आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। यानी कि अगर मान लो आपने पिछले वर्ष 100 रुपए के 5 किलो चावल लिए थे। अब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से। अगर आपने पिछले वर्ष 100 रुपए के अंदर 5 किलो चावल लिए, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ? आपको 100 रुपए के अंदर 4 किलो चावल मिल रहे हैं। इसका अर्थ है मुद्रास्फीति बढ़ी है। यानी कि 100 रुपए के अंदर पिछले वर्ष तो 5 किलो चावल मिल रहे थे, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ? 100 रुपए के अंदर केवल 4 किलो चावल मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति बढ़ी है। यानी कि कोई मांग का बढ़ना, कोई आपूर्ति का कम होना, उत्पादन लागत में वृद्धि, बाजार में अधिक मात्रा में मुद्रा का होना, ये इस प्रकार की क्या होते हैं? मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, इस प्रकार बेसिक ये पढ़ो, चीजें समझ में आएगी। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब आपको सम्मिलित करना है। अब ये प्रश्न है ना, अभी पिछली बार अभी ताजा है ये ऐसा एग्जाम के अंदर। अब सम्मिलित करना है आपको। खुली मुद्रास्फीति क्या होती है? जब कीमत वृद्धि में कोई बाधा नहीं होती। ये होगा इसका 2 नंबर पहले का भी। खुली मुद्रास्फीति क्या होगी? जब कीमत वृद्धि में कोई बाधा नहीं होती तब होगी। ठीक है, उसके बाद में मांग जन्य मुद्रास्फीति, ये होगा 3 नंबर। जब समग्र पूर्ति से पूर्ण रोजगार स्तर पर अधिक होती है तो हो गया मांग जन्य मुद्रास्फीति। उसके बाद में होगा रेचेत मुद्रास्फीति। क्या होगी? कि यद्यपि समग्र मांग अधिक नहीं होती किंतु अर्थव्यवस्था में इस तरह वितरित होती है कि कुछ क्षेत्रों में मांग का आधिक्य होता है। ये क्या होगा? रेचित मुद्रास्फीति।
और दमित मुद्रास्फीति होगी जब सरकार द्वारा कीमत पर प्रभावी नियंत्रण होता है, तो वहां पे दमित मुद्रा पढ़नी है। अब अब ये चारों के चारों अलग से इनको पढ़ लेना। अगर एग्जाम के अंदर अब की बार आएगा तो एक आधा इनमें से उठा के आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड थर्ड। अब इसमें देखो सेकंड आएगा सबसे पहले, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर आएगा, फिर ये होगा। एक नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए की दृष्टि से सरकार, ये मुद्रास्फीति है, अगर उसको नियंत्रित करने की दृष्टि है तो सरकार क्या करेगी वहां पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सरकार यहाँ पे क्या करेगी, प्रत्यक्ष कर बढ़ाती। क्या करेगी, प्रत्यक्ष कर को बढ़ाएगी। क्या क्यों बढ़ाएगी, देखो डिटेल नहीं है क्या, तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मुद्रास्फीति है वो नियंत्रण के लिए सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर मांग कम कर देती है, और प्रत्यक्ष कर है यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर है ना, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये बढ़ाने से कीमतें और बढ़ सकती है। यानी कि अगर अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया सरकार ने तो कीमतें और भी बढ़ सकती है। अगर प्रत्यक्ष कर है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। तो होगा इसका 2 नंबर। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। देखो आपके सामने, स्थिर आय व निर्भर रहने वाले लोगों को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि होती है। यानी कि स्थिर आय पर जो निर्भर रहते हैं ना लोग, उनको मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि होती है। बिल्कुल सही है, भी हानि होती है, सही है। मुद्रास्फीति समाज में आय व संपत्ति के वितरण के ढांचे को परिवर्तित करके कुछ वर्गों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाते हैं, ये भी सही है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुआंटन उत्पन्न करती है, ये भी सही है। तो सारे कथन बिल्कुल सही है। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 तीनों कथन बिल्कुल सही है। स्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की सीमाएं निम्न में से कौन सी, ये प्रश्न मैं बता देता हूँ, एग्जाम के अंदर आया है। ये आया पर डिप्टी जो कमांडर 2024 के अंदर हुआ था उसके अंदर है ये। स्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की सीमाएं निम्न में से कौन सी है। अब देखो इसमें व्यापारिक बैंकों के निवेश सूची समझन है, गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों का विकास है, और अस्थिरीकरण का जोखिम, ये तीनों ही है इसके अंदर। आए क्या होगा इसका, ए बी ही सही है। ठीक है, स्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की सीमाएं क्या रहेगी, व्यापारिक बैंकों के निवेश सूची समझन, गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों का विकास, और अस्थिरीकरण का जोखिम। अब मैं आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपके बढ़िया तरीके से ये दिमाग में बैठ जाए। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, गजब के प्रश्न है ना, ये पढ़ लेना। आगे फिर जो टॉपिक होगा वो मैं इसी प्रकार प्रश्न लेकर आऊंगा आपके सामने। अब इसमें से पूछा कौन सा सही है। और मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती है, बिल्कुल नहीं होती। हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य स्फीति बाहर रहती है, बिल्कुल नहीं, गलत है। कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तित है, ये बिल्कुल सही है। क्या पूछा इसने, सही उत्तर का चयन करना है, केवल इसका सी है। ठीक है, क्या है, केवल इसका सी है। क्योंकि जो कोर मुद्रास्फीति होती है ना, कोर मुद्रास्फीति, उनसे इनको बाहर है। यानी कि खाद्य और ऊर्जा की कीमतें इसके अंदर है शामिल, इसमें नहीं होती। किसमें होती है, इसने उल्टा कर दिया। देखो ये कोर मुद्रास्फीति होती ना, ये हेडलाइन मुद्रास्फीति में होती है। लेकिन ये जो मुद्रास्फीति है ना, ये क्या है, ये स्फीति से बाहर नहीं रहती। इस क्या है, ये इसका उल्टा कर दिया इसने, ये कोर मुद्रास्फीति में शामिल होती है। यानी कि इसका उल्टा कर दिया, ये पहले का दूसरे का पहला और पहले का दूसरा इस प्रकार आएगा। ठीक है, उल्टा कर दिया इसने। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब देखो इस प्रकार का कथन आएगा। अब ये प्रश्न मैं बता देता हूँ कौन से एग्जाम के अंदर आया है। कौन सा हो गया, मुद्रास्फीति के बारे में बताना है ना। अब इसमें देखो ये आया आपका आरएस प्री एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न है। अब इसमें देखो हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। ये कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों को मापती है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों कथन। अब देखो, अब देखो 2 नंबर वाला आ गया ना, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ पे आरएस के अंदर आया था और यहाँ पे देखो डिप्टी कमांडर में फिर यहाँ पे रिपीट हो गया। यानी कि थोड़ी चेंजिंग करके वही क्वेश्चन दोबारा आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा।
फिलिप्स वक्र से हमें निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी प्राप्त है? अब ये भी गजब का प्रश्न है ना। उत्तर क्या होगा इसका? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में जो संबंध है ना, उसके बारे में हमें फिलिप्स वक्र से हमें ही है। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। क्या होता है देखो, फिलिप्स वक्र एडब्ल्यू फिलिप्स द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा है। इसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का स्थिर और विपरीत संबंध है। यानी कि इसमें क्या कहा गया, अभी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ना, उनका स्थिर और विपरीत संबंध है। सिद्धांत का दावा है कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती आती है, जिसके बदले में अधिक नौकरियों और कम बेरोजगारी होनी चाहिए। यानी कि सिद्धांत में ये कहा गया है कि मुद्रास्फीति में आती है, जिसके बदले क्या होगा, अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी होनी चाहिए। हालांकि 1970 के दशक में मुद्रास्फीति जनित मंदी की घटना के कारण अनुभवजन्य रूप से मूल अवधारणा कुछ हद तक अप्रमाणित रही, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों के उच्च स्तर रही थी। क्या चीजें समझ में आ रही है? क्या चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, या ऊपर से जा रहा है? देखो, बार बार पढ़ोगे इन चीजों को अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इसी प्रकार का बोरिंग सा टॉपिक होता है इकोनॉमी के, जैसे बजट निर्माण, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, इस प्रकार के टॉपिक है ना, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर एसआई के अंदर खूब सारे प्रश्न आएंगे और इनके, ठीक है। अब आज तो मैं आपको दो ही टॉपिक करवा रहा हूँ, ताकि आपका अच्छे तरीके से इनका अभ्यास हो जाए, क्योंकि अगर एक साथ सभी को पढ़ेंगे तो सब कचरा हो जाएगा, सब आपके ऊपर से जाएगा। ये मैं बजट निर्माण और मुद्रास्फीति की आज चर्चा हमने कर ली है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य मुख्य ये टॉपिक पढ़ लिए, बस ये लगभग मैंने मुख्य मुख्य करवा दिए। अगर प्रश्न आएगा तो आपका इससे बाहर है जाएगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार पढ़ो, भी इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं अच्छे तरीके से। और ये अपनी एसआई 2021 की री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध है। और आज गुरु पूर्णिमा पे 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। आरएएस प्री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। ये आरएएस के लिए भी करंट की क्लासें आप देख सकते हो, इकोनॉमी की, सीएटी के लिए भी आप देख सकते हो, क्योंकि इन सभी पे ये आपके लिए करंट की क्लासें जरूरी है, ठीक है। तो सभी साथी करें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये गजब की क्लास है, तो कमेंट पे आप जरूर बताएं। आगे की क्लास में भी आपको टॉपिक वाइज और जो है वो आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार की इकोनॉमी के प्रश्न आए हैं। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।